ये कहानी मेरी प्यारी दोस्त शिफ़ा की है और ये कहानी मैं उसी की ज़ुबानी बयान करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 5 नवंबर 2017 हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दादा ने अपनी रिटायरमेंट के पैसों से एक नया मकान ख़रीदा था। दादा ने बताया था कि मकान बहुत बड़ा है, ऊपर भी एक मंजिल बनी हुई है। किराए के घर से अपने मकान में जाने का एहसास बहुत ही खूबसूरत होता है और मैं भी ये सोचकर बहुत खुश थी कि अब अपना हमारा घर होगा। अब तक हम और हमारे चाचा की फैमिली एक बहुत ही छोटे से घर में मिलजुल कर रहा करते थे और दादा भी साथ थे। काफ़ी परेशानी हुआ करती थी। मकान मालिक ने भी काफ़ी तंग कर रखा था, इसीलिए नए घर की खबर ने हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। लेकिन हमें क्या मालूम था कि हम नए घर में नहीं बल्कि एक नई मुसीबत में कदम रखने जा रहे हैं। दादा ने बताया कि 2 दिन में ही हमें नए घर में शिफ्ट होना है क्योंकि मालिक मकान हद से ज़्यादा तंग कर रहा है। हमें भी नए घर में जाने की जल्दी थी, इसलिए हम सब ने ही जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दी। मैंने अभी हाई स्कूल के पेपर दिए थे तो मैं भी फ्री थी फ़िलहाल, इसलिए मैंने भी मम्मी और चाची का भरपूर साथ दिया और देखते ही देखते हमने अपना पुराना घर खाली किया और नए घर में चले आए। घर शिफ्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है और हम भी थकान से बेहाल थे। दादा कहने लगे कि मैं बाज़ार से खाना लेकर आ जाता हूँ, तुम लोग सामान को सेट करना शुरू कर दो ताकि ये घर रहने के काबिल हो सके। पापा और चाचा अपने काम पर थे, इसलिए हम औरतें ही और बच्चे मिलकर सारा काम कर रहे थे। अभी हमने सामान को सेट करना शुरू भी नहीं किया था कि दादा कुछ परेशान से खाली हाथ घर लौट आए थे। उनका चेहरा देखकर मम्मी और चाची घबरा गईं और पूछने लगी कि सब खैरियत तो है? अब्बा क्या हुआ है? दादा ने उनकी बात का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया कि तुम में से कोई ऊपर वाली मंजिल पर तो नहीं गया ना? मम्मी कहने लगी कि नहीं अब्बा, अभी तो नीचे का ही कुछ सामान सेट नहीं हुआ, ऊपर जाकर क्या करेंगे? बच्चे ज़िद कर रहे थे ऊपर जाने की, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि पहले हम जाकर सफाई करेंगे, फिर तुम लोग देख लेना। दादा सख्ती से कहने लगे, ज़रूरत नहीं है ना ही ऊपर जाकर सफाई करने की और ना ही बच्चों को जाने देने की, कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। दादा के लहजे पर हम सभी चौंक गए। ऐसी भी क्या बात थी कि हम लोग ऊपर क्यों नहीं जा सकते? आखिरकार पूरा घर ही तो हमारा है। मैं तो कब से सारा घर देखने को बेताब हो रही थी, मम्मी ने ही रोक रखा था। दादा किसी गहरी सोच में डूबे दालान में पड़े तख्त पर बैठ गए और कहने लगे कि पता नहीं आस पड़ोस वाले अजीब सी बातें कर रहे हैं। घर खरीदते वक्त तो किसी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई, अब जब हम शिफ्ट हो गए हैं तो अजीब अजीब बातें सुनने में आ रही हैं। पता नहीं अफवाह है या सच है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्बा हुआ क्या है, बताइए तो सही, क्या कह रहे हैं आस पड़ोस वाले? ऐसा भी क्या है ऊपर जो हम वहाँ नहीं जा सकते? चाची भी कुछ परेशान होकर पूछने लग गईं। दादा कहने लगे कि आस पड़ोस वाले बता रहे थे कि यहाँ ऊपरी मंजिल पर जिन्नात का साया है और पुराने लोगों ने भी ये घर इसलिए बेचा है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। दादा की बात सुनकर चाची घबरा गईं। वो तो वैसे भी डरपोक थीं और उम्मीद से भी थीं। कहने लगीं, अब्बा आपने पहले ही मालूमात क्यों नहीं कर ली? अब क्या होगा? दादा के चेहरे पर भी परेशानी थी। कहने लगे कि मैं तो एक दो बार घर देखने के लिए पहले भी आया था, लेकिन तब किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं बताई थी, इसलिए तो परेशान हो रहा हूँ। छोटे बच्चों का साथ है और फिर तुम भी उम्मीद से हो। समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। पहले तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा कर ये घर ख़रीदा है और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि पड़ोस वाले सच ही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं घर ख़रीदने के लिए आया था तब पिछले लोगों ने मुझे ऊपर वाला हिस्सा देखने भी नहीं दिया था। मैं सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा था कि उन्होंने ये कहकर रोक दिया कि जैसे नीचे बना हुआ है वैसे ही सेम ऊपर भी है। मेरे भी घुटनों में तकलीफ़ थी, इसलिए मैं भी रुक गया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऊपर जाना चाहिए था। दादा के माथे पर फिक्र की लकीरें नज़र आने लग गई थीं। दादा की परेशानी देखते हुए मम्मी ने समझदारी दिखाते हुए दादा से कह दिया कि आप फिक्र ना करें, जिन्नात का साया ऊपरी मंजिल पर है तो हम में से कोई वहाँ कदम नहीं रखेगा। और वैसे भी क्या मालूम, आस पड़ोस वाले सच ही कह रहे हैं, यह झूठ भी हो सकता है। ये ऐसी कोई बात ना हो, लोगों को तो वैसे भी बात का बतंगड़ बनाने की आदत होती है। अब इस बात को इतना दिल पर ना लें, नीचे का घर भी बहुत बड़ा है, हम लोग गुजारा कर लेंगे, कम से कम घर तो अपना होगा ना। मम्मी की बात पर दादा ने सिर हिलाया और कहने लगे, हाँ ये ठीक है, सब बच्चों को कह दो कि कोई जीना नहीं चढ़ेगा, किसी को ऊपरी मंजिल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन गुजारा कर लेते हैं, फिर मैं किसी आलिम को बुलाकर मशवरा करूँगा, देखते हैं आगे क्या होगा। चाची के 2 बेटे थे और मेरा भी एक छोटा भाई था। मैं ही घर में सबसे बड़ी थी।
मम्मी ने मुझे भी समझा दिया और बाकी तीनों से भी कह दिया कि किसी को ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बच्चों ने भी वादा कर लिया था कि कोई भी जीना नहीं चढ़ेगा, लेकिन सच तो ये था कि मुझे इन बातों पर कोई यकीन नहीं था। मुझे लग रहा था कि आस पड़ोस वाले जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि दादा को ये घर बहुत कम दामों में मिला था और यही बात सबके दिलों को राख कर रही थी। सुना था कि ये घर करोड़ों का था, लेकिन दादा ने सिर्फ 80 लाख में ये घर खरीद लिया था। शायद पड़ोसियों को भी यही बात हजम नहीं हो रही थी। जिसको भी पता चला कि हमने इतने कम दामों पर यह घर ख़रीदा है, तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इस इलाके में मकानों की कीमत बहुत ज़्यादा थी। शायद यही वजह थी कि हम लोग हमें यहाँ से भगवाने के लिए ऐसी बातें कर रहे थे। हम में से किसी ने भी ऊपर वाली मंजिल की तरफ आँख उठाकर भी ना देखा और नीचे ही सारा सामान सेट कर लिया। दिन गुजरने लगे तो दादा भी सुकून में हो गए। हमें घर में शिफ्ट हुए महीना हो गया था, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी जिससे पड़ोसियों की किसी बात में सच्चाई होती। हर तरफ से कहीं कोई जिन्नात जैसी कोई चीज़ महसूस ही नहीं होती थी, बल्कि चाचा को तो नौकरी में भी तरक्की मिल गई थी और अब सब कुछ ठीक चल रहा था। सर्दियों के दिन थे, हम सारा दिन एक साथ रहते और फिर शाम को अपने अपने कमरों में बंद हो जाते। ऊपर जाने की इजाज़त अभी हम में से किसी को भी नहीं थी। मुझे तो इस बात पर पक्का यकीन हो गया था कि पड़ोसियों को हमसे जलन हो गई है। एक दो बार मैं घर से बाहर निकली तो पड़ोस वाली एक औरत ने रोक कर मुझसे कहा, अपने छोटे वाले भाई को समझा लो, ऊपर वाली मंजिल से खड़े होकर हमारे आंगन में कचरा फेंकता है। कितनी बार मैंने उसे देखा है, अब अगर ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे घर आकर हंगामा करूँगी। वो शक्ल से ही बहुत चालाक औरत लग रही थी। हम में से कोई आज तक ऊपर गया ही नहीं था। वो कह रही थी कि मेरा भाई ऊपर की मंजिल से उनके आंगन में कचरा फेंक रहा है। यकीनन उन्हें हम लोगों से ही कुछ परेशानी थी। कभी कभी मैं सोचा करती थी कि ऊपर जाकर देखूंगी कि ऊपर की मंजिल कैसी बनी हुई है, क्योंकि नीचे का घर बहुत ही आलीशान बना हुआ था। मगर फिर मम्मी की बात याद आती तो मैं अपना कदम रोक लेती। मुझे जिन्नात पर यकीन नहीं था, ना ही डर लगता था, लेकिन अगर मम्मी को पता चल जाता कि मैं ऊपर गई थी तो ज़रूर मेरी शामत आ जाती। हमें इस घर में आए 2 महीने हो चुके थे। 6 जनवरी की एक ठंडी रात थी। सभी लोग अपने अपने कंबल में दुबके कमरों में बंद थे। हवा के ठंडे थपेड़े दरवाज़ों और खिड़कियों को हिला रहे थे। मैं भी कंबल ओढ़े बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, लेकिन नींद न जाने क्यों आंखों से दूर थी। छोटा भाई साथ वाले बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी कि ऐसा लगा कि जैसे खिड़की पर कोई साया सा लहराया हो। मैं फ़ौरन ही उठकर बैठ गई। मैंने सुना था कि सर्दियों की रातों में इस इलाके में चोरी चाकरी बहुत बढ़ जाती है। यही सोचकर मैं घबरा गई कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया। जिन्नात वाली बात पर तो मेरा ध्यान भी नहीं गया था। मैंने जल्दी से अपनी मोटी गर्म शाल लपेटी और चप्पल पहने हाथ में डंडा उठाए कमरे से निकल गई। मैं हमेशा से बहुत निडर थी, मुझे किसी भी चीज़ से खौफ नहीं आता था और यही वजह थी कि चोर का सोच कर भी मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं दबे पाँव आंगन में जीने के पास पहुंच गई, लेकिन दोबारा कोई साया नज़र न आया। सब तरफ अंधेरा था, बस ऊपरी मंजिल पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था और उसकी हल्की हल्की सफ़ेद रोशनी हर तरफ फैल रही थी। सर्दी से मेरा जिस्म कांपने लगा। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, क्योंकि इतनी देर में तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। आंगन में बरगद का एक पेड़ लहरा रहा था, शायद उसी की किसी डाल का साया खिड़की पर आया था। मैं वापस अपने कमरे की तरफ पलटने लगी, लेकिन अचानक ही ऐसा लगा कि जैसे ऊपरी मंजिल पर कोई रो रहा हो। मैंने कुछ देर सुनने की कोशिश की तो वाकई किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी। इतनी रात को ऊपर कौन बच्चा हो सकता है, वो भी इतनी सर्दी में। अचानक ही मुझे समद का ख्याल आया। वो चाची का छोटा बेटा था, बहुत ही शरारती था। उसे जिस काम से रोको वही करता था। मुझे लगा कि शायद वही होगा जो सबसे छुप छुपा कर ऊपर पहुंच गया और अब डर की वजह से रो रहा है। मैंने हाथ में पकड़े डंडे को मजबूती से पकड़ा और ऊपर की मंजिल पर पहुंच गई। इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नज़र न आया और रोने की आवाज़ भी बंद हो गई थी। शायद सर्दी में सन्नाटे की वजह से आवाज़ गूंज रही थी और समद की रोने की आवाज़ मुझे ऊपर से आती महसूस हुई थी। मैं जीने से वापस पलटने लगी थी कि हवा के दबाव से ऊपर का दरवाज़ा खुल गया। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि ऊपर वाली मंजिल बेइंतहा खूबसूरत बनी हुई थी। उसके मुकाबले में नीचे का घर तो बिल्कुल सादा सा था। मेरा दिल चाहा कि मैं अंदर जाकर सारा घर देख लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दिन की रोशनी में आकर फुर्सत से देखूंगी। मैंने वापस दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और नीचे चली आई। दूसरे दिन ये हुआ कि उसके अगले दिन ही दोपहर के वक्त मम्मी और चाची दोनों बाजार का कहकर निकल गईं और तीनों छोटे लड़के ट्यूशन गए हुए थे। मेरी छुट्टियां थी, मैं सारा वक्त घर पर ही थी। मम्मी ने मुझे कह दिया कि घर का ख्याल रखो। दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सर्दी ने उन्हें बीमार कर दिया था। वो अपने कमरे में सो रहे थे।
बस फिर क्या था, मुझे मौका मिल गया। मम्मी के जाते ही मैंने घर का दरवाज़ा बंद किया और जीना चढ़ के ऊपर जाकर मैं चौंक गई, क्योंकि दरवाजे की कुंडी नहीं लगी हुई थी, जबकि रात को मैंने खुद कुंडी लगाई थी। ऊपर तो कोई आता जाता भी नहीं था, फिर कुंडी कैसे खुली थी मुझे समझ नहीं आया था। ऊपर वाली मंजिल पूरी खुली हुई थी, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा आती, क्योंकि हम लोग यहाँ की सफाई करने कभी ऊपर नहीं आए थे। मैं संभल संभल कर कदम रखते अंदर बढ़ गई। यहाँ भी एक बड़ा सा हाल था। 2 कमरे बने हुए थे। दोनों कमरों के दरवाजे बंद थे। एक बालकनी थी जो बाहर की तरफ बनी हुई थी और एक पीछे की तरफ। मैं बाहर की तरफ वाली बालकनी में नहीं गई थी, अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। लेकिन जैसे ही पीछे की तरफ वाली बालकनी में गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ एक 5-6 साल की खूबसूरत सी बच्ची बैठी हुई थी, दोनों घुटनों में मुंह दिए। वो धीरे धीरे रो रही थी। मैं हैरान रह गई कि ये बच्ची कौन है और यहाँ कैसे आई। मैंने हल्के से उसे आवाज़ दी तो उसने घुटनों में से सिर उठाया और मैं उसे देखकर पलकें झपकाना भूल गई थी। वो इस कदर खूबसूरत थी, मैंने आज तक इतनी प्यारी बच्ची नहीं देखी थी। उसका गुलाबी चेहरा और नीली आँखें बिल्कुल किसी गुड़िया जैसी थीं। मैंने हैरत से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वो रोने लगी। तो मैं परेशान हो गई और फ़ौरन उसके पास जाकर बैठी और उससे कहा कि परेशान ना हो गुड़िया, मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम यहाँ कैसे आई हो और क्यों रो रही हो। वो रोते हुए कहने लगी कि वो साथ वाले घर में रहती है, दोनों घरों की छत मिली हुई है, तो वो यहाँ आकर छुप कर बैठ जाती है। उसकी सौतेली माँ बहुत जालिम है, खाने को कुछ भी नहीं देती। उसकी बात सुनकर मेरा कलेजा कट गया था। कितनी खूबसूरत बच्ची थी, कोई भी औरत इतना जुल्म कैसे कर सकती थी। मैंने फ़ौरन उसे कहा, चलो मेरे साथ नीचे, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ और तुम्हारे घर भी छोड़ आऊँगी और तुम्हारी माँ से भी बात करूँगी, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मेरी बात पर वो बच्ची खौफज़दा हो गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ, थोड़ी देर बाद खुद ही अपने घर चली जाऊँगी, बस आप किसी को नहीं बताइएगा कि मैं छुप कर बैठती हूँ। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैं नीचे जाकर उसके लिए खाना लेकर आई और उसके सामने रख दिया और वो इस तरह खाने लगी जैसे कई दिनों की भूखी हो। इतनी भरी हुई प्लेट चावल उसने कुछ ही सेकंड में खाली कर दिए थे और मैं हैरान रह गई थी। खाना खाने के बाद वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। कुछ देर मैंने उससे बातें की और फिर घर का दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई तो मेरी जान निकल गई। मैं समझ गई थी कि मम्मी और चाची वापस आ गई हैं और अगर उन्हें पता चलता कि मैं ऊपर आई हूँ तो मुसीबत खड़ी हो जाती। उस बच्ची ने अपना नाम नीलू बताया था। मैंने नीलू से कहा कि मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी थोड़ी देर में अपने घर लौट जाओ, मैं कल फिर तुमसे मिलने के लिए आऊँगी और तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आऊँगी। ये सुनकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई और मैं दौड़ती भागती नीचे चली आई। मैंने मम्मी और चाची को खबर भी नहीं होने दी थी कि मैं ऊपर वाली मंजिल पर गई थी। हर रोज़ ऐसे ही होने लगा। मैं सबसे छुप कर ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाती और उस बच्ची को खुद अपने हाथों से खाना खिलाती। वो बहुत प्यारी बातें किया करती थी। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। वैसे भी मुझे बहन की कमी बहुत महसूस होती थी। तीनों छोटे भाई आपस में ही खेल कूद लिया करते थे और मैं सारा वक्त खुद को अकेला महसूस करती। नीलू ने मेरी ज़िंदगी में बहन की कमी को पूरा कर दिया। ऐसे ही 15 दिन गुजर गए थे और मुझे यकीन हो गया था कि ऊपर वाली मंजिल पर कोई आसेब वगैरह नहीं है। बस नीलू ही वो अपनी माँ से बचने के लिए आ जाया करती थी और तो कोई ऐसी बात न थी। ना ही मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ था। मैंने सोचा कि कुछ दिन और गुजरे तो मैं मम्मी को बता दूंगी कि ऊपर वाली मंजिल पर कुछ भी नहीं है और ऊपर हम अपना सामान रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि ऐसी कोई बात होती, एक बहुत ही अजीबोगरीब बात मेरे सामने आई थी। समद का बर्थडे था तो मम्मी ने काफ़ी सारा खाना पकाया। वो मुझे कहने लगी कि जाओ जाकर बराबर वाले घर में खाना दे आओ, लेकिन अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस घर में सिर्फ 2 ही मर्द रहते हैं, बाप और बेटा, कोई औरत नहीं है। मम्मी की बात पर मैं चौंकी और कहा कि मम्मी कोई औरत भी तो होगी ना, वहाँ एक बच्ची भी तो रहती है। मम्मी ने फ़ौरन नहीं में गर्दन हिला दी और कहने लगी कि नहीं बेटा, बस बाप और बेटा रहते हैं। बेटे की शादी हुई थी लेकिन उसकी बीवी बच्चे की पैदाइश पर ही मर गई थी। बच्ची का भी साथ इंतकाल हो गया था। अब वहाँ सिर्फ 2 ही मर्द हैं। मुझे मम्मी की बात पर यकीन नहीं आया। नीलू ने खुद ही तो बताया था कि वो बराबर वाले घर में रहती है और उसकी माँ के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती हैं। शायद मम्मी को सही से मालूमात नहीं थी। मैं खाना लेकर बराबर वाले घर के दरवाजे पर पहुंची तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। यकीनन वो नीलू का बाप था। मैंने कुछ झिझकते हुए उनसे पूछा कि नीलू है क्या। मेरी बात पर वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा
और कहने लगा कि कौन नीलू, यहाँ तो कोई नीलू नहीं रहती। उसके चेहरे के तासुरात बहुत अजीब से थे। उसने बहुत अजीब नज़रों से मुझे देखा। मैं परेशान होकर वापस पलट आई थी। उस दिन मुझे ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला और फिर अगली दोपहर जब ऊपर गई तो नीलू अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। मैंने कुछ नाराज़गी से उसे देखा और कहा कि नीलू, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम बराबर वाले घर में रहती हो, लेकिन मम्मी तो कह रही हैं कि वहाँ कोई बच्ची नहीं है और मैं भी पूछ कर आई हूँ। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा है? नीलू ने एक उदास नज़र मुझ पर डाली, मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि आप मेरे साथ चले, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। उसने उन दोनों बंद कमरों में से एक कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने का कहा। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई मेरे रोए खड़े हो गए, क्योंकि अंदर मेरे सारे घर वाले बैठे रो रहे थे और एक मैयत सामने रखी हुई थी। ये देखकर मेरी जान ही निकल गई और मैं घबरा कर वापस पलटी तो मेरे सामने एक खूबसूरत जवान लड़का खड़ा था। मेरी ज़ुबान बंद होकर रह गई। वो मेरे करीब आया और कहने लगा कि शिफ़ा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम बहुत अच्छी हो, दूसरे इंसानों की तरह नहीं हो। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मैं चकरा कर गिर पड़ूंगी। मैंने दीवार का सहारा लिया, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल न सकी। ये सच ही तो अपने आप में बहुत भयानक था। इतने दिनों में एक जिनजात से मैं बातें कर रही थी। वो खूबसूरत जवान जिनजात मेरे सामने खड़ा था और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर मौजूद थी। घर वाले मेरे आसपास थे। मम्मी मुझसे पूछ रही थी मैं ऊपर क्यों गई थी और वहाँ क्या हुआ। वो मुझे ढूंढती हुई ऊपर आई थी और फिर उन्हें पता चला कि मैं वहाँ बेहोश पड़ी हुई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे बोलने की सलाहियत ही छीन ली। मेरी ज़ुबान मेरे साथ नहीं दे रही थी। मैं बुखार में तप रही थी। दादा डॉक्टर को ले आए, लेकिन मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। ऐसे ही जब एक हफ़्ता गुजर गया तो एक दिन बाद दादा एक रूहानी आलिम को घर लेकर चले आए और उसने पढ़ाई करने के बाद बताया कि एक जिन ने मेरे साथ ज़्यादती की है और इसीलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं पूरी तरह पीली पड़ गई थी। बुखार था कि उतर ही नहीं रहा था और मेरी हालत सूख कर काटा हो गई। मुझे देखकर तो घर वालों की जान निकल गई थी। मैं खुद भी हद से ज़्यादा परेशान थी। उस आलिम ने 40 दिन तक मेरा इलाज किया। ऊपर वाली मंजिल पर भी जाकर वो पढ़ाई करता रहा और फिर उसने बताया कि अब आपका घर पाक है। लेकिन मेरे अंदर एक डर बैठ गया था जो जाता ही नहीं था। मैं अकेलेपन से खौफ खाने लगी थी। मुझे हर वक्त ऐसा लगता जैसे नीलू मेरे आस-पास मौजूद है। धीरे धीरे मेरी तबीयत संभलने लग गई, लेकिन मैं उस दोपहर को कभी नहीं भूल सकती थी जब मैंने उस कमरे के अंदर का मंज़र देखा। और ये बात जब मैंने आलिम को बताई तो वो कहने लगा कि खुदा ने तुम्हें नई ज़िंदगी दी है, वरना वो मंज़र तुम्हारी मौत का मंज़र था जो तुम्हें दिखाया गया था। ये बताने के लिए वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए खुदा ने ज़िंदगी लिखी थी, इसीलिए तुम बच गई। वरना एक जिनजात की ज़्यादती का शिकार होने के बाद किसी लड़की के लिए ज़िंदा बच पाना नामुमकिन सी बात है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। हमने ऊपर वाली मंजिल भी आबाद कर ली। मेरे दिल से भी काफ़ी हद तक खौफ कम हो गया था। मुझे आज से जिन्नात पर यकीन हो गया था, वरना पहले मैं इन सब बातों को झूठा समझा करती थी। और कुछ दिन बाद मुझे एक अजीब सी बात पता चली कि बराबर में जो आदमी रहा करते थे, उनकी जिस बेटी का इंतकाल हुआ था उसका नाम उन्होंने नीलू ही रखा था। इसलिए जब मैंने उनके दरवाजे पर जाकर नीलू का पूछा तो वो अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे थे। आज हमें इस घर में रहते हुए काफ़ी साल हो गए। खुदा के फजलो करम से सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई भी नया घर या मकान ख़रीदते वक्त अच्छी तरह तसल्ली कर लें और हो सके तो किसी आलिम को भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारी जान की दुश्मन बन जाती हैं। मुझे तो नई ज़िंदगी मिल गई, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।